नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं क्राइम आइडियो की इस नए वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी एमपी बुंदेलखंड के सागर जिले से है। वो सागर जिला जिसे झीलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ बीते 6 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे सागर जिला ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश कांप गया। 27 अगस्त 2022 की रात को मध्य प्रदेश के सागर जिले के कैंट थाना में एक सूचना मिलती है कि भैंसा गांव में ट्रक बॉडी रिपेयरिंग कारखाने में एक चौकीदार की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही सागर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि 50 वर्षीय कल्याण लोधी कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। सुबह तक जब कल्याण लोधी घर पर नहीं पहुंचे तो उनका बड़ा बेटा संजय अपने पिता की तलाश में कारखाने पहुंच गया। कारखाने के बाहर लोगों की भीड़ और पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। पास जाकर देखा तो उसके पिता कल्याण का शव पड़ा हुआ था। पिता की लाश को देखकर वह चीख चीख कर रोने लगा। पुलिस ने संजय को शांत कराते हुए बताया कि किसी हमलावर ने इनके सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या की है और इनका मोबाइल भी इनके पास से नहीं मिला है। पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मृतक के बेटे संजय लोधी की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस केस की जांच में जुट जाती है। सागर पुलिस कल्याण लोधी के इस अंधे कत्ल की जांच कर ही रही थी कि 2 दिन बाद 19 अगस्त को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के 60 वर्षीय चौकीदार शंभू दयाल दुबे की हत्या हो गई। इनकी हत्या सिर पर पत्थर मारकर की गई थी। घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को 100 के पास से एक मोबाइल मिला। पहले तो वह मोबाइल मृतक चौकीदार शंभू दयाल दुबे का माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह मोबाइल भैंसा कारखाने में मारे गए चौकीदार कल्याण लोधी का है। इस आधार पर पुलिस अधिकारियों को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि दोनों वारदातों के पीछे एक ही हत्यारे का हाथ हो सकता है। अभी दोनों कत्ल के खून सूखे भी नहीं थे कि मोतीनगर थाना क्षेत्र में सूचना मिलती है कि रतौना गांव में निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी कर रहे 40 वर्षीय मंगल अहिरवार को किसी ने जान से मार दिया है। जब पुलिस टीम यहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव के सिर से काफ़ी खून बहे हुए थे और उसके पास एक फावड़ा फेंका हुआ था जिस पर खून के निशान थे। पुलिस को समझते देर नहीं लगा कि चौकीदार मंगल की हत्या फावड़ा से मारकर की गई है। एक के बाद एक 3 वारदातों ने अमूमन शांत रहने वाले सागर शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। हत्या करने वाले आरोपी का न कोई नाम था, न कोई सुराग और न ही इन हत्याओं के पीछे मकसद समझ आ रहा था। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। आरोपी को तलाशना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लग रहा था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का शहर सागर वैसे तो झीलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता था, लेकिन अगस्त महीने के आखिरी 4 दिनों में हुई 3 सिक्योरिटी गार्डों की हत्याओं से सुर्खियों में आ चुका था। सागर में हुई ये हत्याएं रात के एक निश्चित समय और एक ही पैटर्न से की गई थी। हत्या में न किसी तरह का लूटपाट और न किसी खास किस्म के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक मरने वाले सिक्योरिटी गार्डों का आपस में कोई संबंध भी नहीं था। लिहाजा पुलिस का अनुमान था कि इन हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। सागर जिले के एसपी तरुण नायक और एडिशनल एसपी विक्रम सिंह इन घटनाओं को लेकर खुद मोर्चे पर आ चुके थे और उन्होंने जिले के सभी पुलिस फोर्स को मुस्तैद कर दिया। एसपी तरुण नायक ने चौकीदारों की सिलसिलेवार हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी विक्रम सिंह कुशवाहा, एसएसपी ज्योति ठाकुर और सीएसपी सिटी के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई और इस टीम में सिविल लाइंस टीआई नेहा सिंह गुर्जर, मोतीनगर टीआई सतीश सिंह, कैंट टीआई अजय कुमार सनकत और गोपालगंज टीआई कमल सिंह ठाकुर तक को शामिल किया। एक के बाद एक हो रही चौकीदारों की हत्या को लेकर शहर के लोगों में भी डर और दहशत का माहौल बन गया था। लोग रात के वक्त घर से निकलने पर घबरा रहे थे। पुलिस रात भर गश्त कर पूरे शहर में तैनात सिक्योरिटी गार्डों को सचेत कर रही थी। इस बीच मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि जब हत्यारे ने तीसरा मर्डर किया तब उसकी यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसमें उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्यारे का स्केच जारी किया और शहर के लोगों को सावधान कर दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यदि एक ही व्यक्ति यह वारदात कर रहा है तो उसका अगला टारगेट अब कहाँ होगा। जैसे जैसे समय निकल रहा था
वैसे वारदात होने की आशंका बढ़ती जा रही थी। पुलिस टीमों ने शहर को तो कवर कर लिया था, लेकिन चिंता ग्रामीण इलाकों की थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और लोगों के अनुसार किलर का स्केच जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो आरोपी की पहचान हो पाई और न ही उसके बारे में कोई सुराग मिल सका। वहीं दूसरी ओर चौकीदार शंभू दयाल दुबे की हत्या की वारदात के बाद आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने मकरोनिया चौराहे पर परिजनों की मौजूदगी में 100 रखकर प्रदर्शन किया। 100 को सड़क से हटाने की कोशिश के दौरान युवा ब्राह्मण समाज प्रदेश अध्यक्ष दिनकर तिवारी व प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी बहस भी हुई। आक्रोश बढ़ता देख डीएम दीपक आर्य एवं नारियावली विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे और दुबे के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत करने के आश्वासन के साथ ही तत्कालिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई। वहीं आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भी वायदा किया। तब जाकर मृतक के घर वाले 100 को सड़क से हटाने को तैयार हुए और उनका अंतिम संस्कार किया। तीसरे घाट की हत्या के बाद सागर से भोपाल तक हड़कंप मच चुका था। यहाँ तक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सागर एसपी तरुण नायक से सीधे बात की और सीरियल किलर को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। लिहाजा पुलिस अब और भी सक्रिय हो गई। किलर ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के गार्ड शंभू दयाल को मारकर उनका मोबाइल अपने पास रख लिया था और मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर रखा था। वहीं दूसरी ओर सागर पुलिस भी शंभू दयाल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा रखी थी और संदिग्ध की तलाश में नाइट गश्त पर लगी हुई थी। किलर ने 1 सितंबर 2022 की रात 11 बजे चंद सेकेंड के लिए जैसे ही मोबाइल ऑन किया, पुलिस टीम के अधिकारियों के चेहरे पर चमक आ गई। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होते ही 10 सदस्यीय टीम बनाकर 2 कारों से भोपाल रवाना हो गए। पुलिस टीम भोपाल तो पहुंच गई, मगर मोबाइल बंद होने की वजह से किलर को खोजना आसान काम नहीं था। भोपाल में साइबर सेल की टीम लोकेशन ट्रेस कर खजूरी थाना क्षेत्र में कई घंटों तक आरोपी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। रात करीब 1:30 बजे से पुलिस उसे बैरागढ़ लाल घाटी इलाके में खोजती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रात करीब 3:30 बजे किलर ने एक बार फिर मोबाइल को ऑन किया। पुलिस को उसकी लोकेशन लाल घाटी इलाके में पता चली। पुलिस टीम उसकी तलाश में करीब सुबह 5 बजे जैसे ही लाल घाटी पहुंची तो लाल कलर की शर्ट पहने करीब 19-20 साल का एक नौजवान संदिग्ध हालत में घूमता नजर आया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम शिव प्रसाद धुर्वे बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी की और उसके पास से शंभू दयाल का वही मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंची थी और स्केच के हुलियों को देखते हुए पुलिस ने उसे दबोच लिया। भोपाल से सागर ले जाने के लिए पुलिस करीब 40 किलोमीटर दूर पहुंची ही थी कि उसने रास्ते में बताया कि थोड़ी देर पहले उसने भोपाल में मार्बल की दुकान पर तैनात एक गार्ड की हत्या की है। पुलिस को शिव प्रसाद के पास से भोपाल वाले गार्ड का भी मोबाइल फ़ोन मिला था। सागर पुलिस ने तुरंत ही भोपाल पुलिस के अधिकारियों को सूचना देती है। भोपाल पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि 24-25 साल का एक सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर मृत पड़ा हुआ है, जिसकी हत्या मार्बल के टुकड़ों से की गई थी और ये शिव प्रसाद द्वारा किया गया चौथा खून था। सागर आकर पुलिस अधिकारियों ने साइको किलर शिव प्रसाद से पूछताछ की तो बिना किसी विलंब किए उसने चारों गार्डों की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। किलर शिव प्रसाद की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पुलिस के अन्य बड़े अधिकारियों ने सागर पुलिस को बधाई दी। साथ ही सागर शहर के लोगों ने भी राहत की सांस ली। 6 दिनों में हुई 4 सिलसिलेवार हत्याओं की वजह से चर्चा में आए सीरियल किलर शिव प्रसाद ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनने के बाद सागर पुलिस भी चौंक गई। सागर जिले के केसला ब्लॉक के केकरा गांव का रहने वाला 19 साल का शिव प्रसाद धुर्वे अपने पिता नन्हेलाल का छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई पुणे में मजदूरी करता था, जबकि उसके 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। नन्हेलाल के पास करीब 2 एकड़ मात्र जमीन थी, जिस पर वह खेती बाड़ी कर अपने परिवार की गुजर बसर करते थे। शिव प्रसाद धुर्वे केवल कक्षा 8 तक ही पढ़ा था। वह बचपन से ही लड़ाकू प्रवृत्ति का था। स्कूल में पढ़ते समय गांव के लड़कों को छोटी छोटी बातों पर पीट देता। सभी से झगड़ते रहने के कारण गांव में किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं थी। माता पिता भी उसकी हरकतों से काफ़ी परेशान रहने लगे थे। 2016 में 13 साल की उम्र में किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने उसकी खूब पिटाई की और उसी दौरान वह घर से भागकर सागर आया और ट्रेन में बैठकर पुणे चला गया।
फिर वहाँ एक होटल में नौकरी करने लगा। शिव प्रसाद बीच बीच में होली दिवाली पर 1-2 दिनों के लिए गांव आता, लेकिन किसी से भी नहीं मिलता सिवाय अपने घर वालों के। पुणे में एक दिन होटल में काम करते वक्त होटल के मालिक से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया, जिसके बाद शिव प्रसाद ने उन्हें इतना पीटा कि तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। बाद में उसके पिता नन्हेलाल को पता चला तो वे उसे छुड़ाकर गांव ले आए, लेकिन गांव में कुछ दिन रहने के बाद वह गोवा चला गया। गोवा में काम करते करते वह अच्छी खासी इंग्लिश बोलने समझने लगा था। अभी हाल ही में रक्षाबंधन पर वह 7-8 दिनों के लिए गांव आया था, जिसके बाद बिना किसी को कुछ बताए वह घर से चला गया। पिता नन्हेलाल को कभी उसने यह नहीं बताया कि वह काम क्या करता है। माँ सीताबाई भी जब उससे पूछती, बेटा यह तो बता, शहर में तू काम धंधा क्या करता है, तो शिव प्रसाद कहता, माँ तू काहे को चिंता करती है, मैं ऐसा काम करता हूँ कि जल्द ही लोग मुझे जानने लगेंगे। माँ यही समझकर चुप हो जाती कि उसका बेटा अमीर आदमी बनकर नाम कमाने वाला है। सागर में 3 और भोपाल में 1 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने वाला आरोपी शिव प्रसाद दरअसल फिल्में देखने का काफ़ी शौकीन था। उसके ऊपर KGF और ऐसी कई फिल्मों को देखने के बाद गैंगस्टर बनने का भूत सवार हो गया था। वह बिना मेहनत किए पैसे कमाकर फेमस होना चाहता था। यही नहीं, वो चाहता था कि मेरी भी फोटो मीडिया और न्यूज़पेपर में आए और लोगों में मेरे खिलाफ दहशत हो। वारदात को अंजाम देने से पहले मोबाइल पर उसने कई फिल्में और कई वीडियोस देखे थे। सागर पुलिस को पूछताछ में उसने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को वह रोल मॉडल मानता था और उसके जैसा बनना चाहता था। उसने जल्द फेमस होने का सपना देखा और जुर्म की दुनिया में कदम बढ़ा दिया। शिव प्रसाद दिन भर सोता रहता और रात होते ही अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ता। शिव प्रसाद 25 अगस्त को केकरा गांव से करीब 65 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल से ही सागर पहुंचा था और वहां एक धर्मशाला में रूम लेकर रुक गया और 27 अगस्त की रात को निकला और कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण लोधी की सर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसका मोबाइल लेकर चला गया। शिव प्रसाद वारदात को अंजाम देने के बाद दिन भर सोशल मीडिया और खबरों पर पैनी नजर रखता और कत्ल करने के बाद काफ़ी खुश होता। इसी वजह से उसे पता चल गया था कि पुलिस किलर की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है। जिसके बाद उसने 29 अगस्त की रात एक और शिकार करने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा आर्ट कॉमर्स कॉलेज के गार्ड शंभुदयाल दुबे सोया हुआ है, जिसके बाद उसने पत्थर उठाया और शंभुदयाल के सर पर दे मारा और कल्याण लोधी का मोबाइल छोड़कर शंभुदयाल का मोबाइल अपने पास रख लिया और मोबाइल को उसने स्विच ऑफ कर दिया। इधर सागर पुलिस भी शंभुदयाल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा रखी थी और इसी प्रकार 30 अगस्त के दिन रतौना गांव में चौकीदारी करते वक्त सो रहे मंगल अहिरवार को उसने अपना तीसरा निशाना बनाया और उसे भी फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। और ये तीसरा वही मर्डर था जिसकी वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस जारी किया था। इस समय आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आखिर शिव प्रसाद केवल चौकीदारों को ही क्यों मारता। दरअसल शिव प्रसाद सिर्फ उन चौकीदारों को अपना शिकार बनाता जो अपनी ड्यूटी पर सो रहे होते। मतलब कि जो चौकीदार अपनी ड्यूटी पर आराम कर रहे होते, उससे शिव प्रसाद को काफ़ी चिढ़ होती और मौके पर पत्थर हथौड़ा जो कुछ भी दिखाई देता उससे उनकी हत्या कर देता। 1 सितंबर की रात चौथा मर्डर करने के बाद जैसे ही शिव प्रसाद ने कुछ समय के लिए चौकीदार शंभुदयाल का मोबाइल ऑन किया, वैसे ही नंबर सर्विलांस पर लगे होने से उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, जिसकी आगे की कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे पुलिस उसके पास तक पहुँची। गिरफ्तार होने के बाद शिव प्रसाद को कोई अफसोस नहीं था। यहाँ तक मीडिया में आने पर उसने विक्ट्री सिंबल तक दिखा दिया। पुलिस पूछताछ में उसने ये भी बताया कि अब मेरे अगले शिकार चौकीदार नहीं बल्कि सीधे पुलिस वाले थे, क्योंकि मैं बड़ा गैंगस्टर सिर्फ पुलिस वालों को ही मारकर बन पाता, बिल्कुल फिल्मों की तरह। बस मेरे पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं थे। सागर पुलिस ने उसे पुलिस कस्टडी में रखकर उसकी मानसिक स्थिति भी टेस्ट कराई, जिसके बाद पता चला कि वह पूरी तरह से फिट है। उसने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नाम और दहशत बनाने के लिए किया। जिसके बाद केस को मजबूत बनाने के लिए इस हत्या से जुड़े सारे साक्ष्य को पुलिस इकट्ठा करने के बाद शिव प्रसाद को कोर्ट में पेश करती है। लेकिन जैसे ही शिव प्रसाद को न्यायालय में पेश किया गया, वो अपनी गुनाह से मुकर गया और कोर्ट में उसने यह तक कह दिया कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर पुलिस झूठा आरोप लगाकर फंसा रही है। जो शिव प्रसाद गिरफ्तारी के बाद अपना गुनाह कबूल कर रहा था, जज के सामने आते ही डर के कारण झूठ बोलने लगा।
दोस्तों फिलहाल अभी ये केस न्यायालय में चल रहा है और शिव प्रसाद पुलिस के गिरफ्त में है। उम्मीद है कि जल्द ही न्यायालय शिव प्रसाद को कड़ी से कड़ी सजा देगी और बेकसूर चौकीदारों को न्याय मिलेगा। दोस्तों गैंगस्टर बनने की चाह शिव प्रसाद को यहाँ तक ले आई कि उसने न खुद का जीवन संकट में डाला बल्कि 4 बेकसूर लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए क्राइम आइडियो से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।